नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज के साथ में। इस बुक के 19 अध्याय अब तक हम समाप्त कर चुके हैं। आज 20वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम चीज़ों को पिछले अध्याय से जोड़ने का प्रयास करेंगे, कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो कहानी का प्रवाह है वो बना रहे, फ्लो बना रहे और चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। बेसिकली आज के इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में भारत के लिए जो एक मूल प्रश्न था, स्वतंत्रता का प्रश्न, स्वराज्य का प्रश्न। तो भारत के राजनीतिक भविष्य को लेकर के, भविष्य की रणनीति को लेकर के राष्ट्रवादियों के बीच में जो अलग अलग मत थे, जिस तरीके से वो आगे कार्य करना चाहते थे, जिस तरह की रणनीति बनाना चाहते थे, उस पर जो बहस हुई, उसके बारे में आज का जो अध्याय है वो पूरी तरीके से केंद्रित रहेगा, जिसमें विशेष रूप से हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में। पिछले अध्याय में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों के विषय में पढ़ा। आपने देखा कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार गांधी जी ने सरकार को, इरविन को ये आश्वासन दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन कर दिया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाएगा और भारत के इसी राजनीतिक भविष्य को लेकर के जिन गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन की बात हो रही थी, उसमें कांग्रेस हिस्सा लेगी, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। तो ये जो है वहां पर एक समझौता हुआ, वहां पर ये चीजें हुई, बातचीत हुई। लेकिन हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों के बाद भी जो मूल प्रश्न था भारत का, जिस उद्देश्य के लिए सारे काम किए जा रहे थे, उनका कोई भी सकारात्मक हल नहीं निकला। और इसके फलस्वरूप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। वो बात अलग है कि वो वह रूप नहीं ले पाता है जो इसके पहले चरण में हुआ था। यहाँ पर सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए दमनात्मक कार्यवाही अपनाई और खास करके जैसे हम कहते हैं नागरिक सैन्य कानून, जिनको हम अंग्रेजी में मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ आरोपित किया गया। और जो भी आगे इस तरह की चीज़ें की जा रही थी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंदोलन संगठित हो रहा था, उसको रोकने का जो है प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। अब इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे स्थगित हो जाता है और स्थगित होने के बाद में राष्ट्रवादियों के बीच में एक प्रश्न पर बहस छिड़ जाती है कि भारत का राजनीतिक भविष्य कैसा हो। हमें जो हमारा मूल उद्देश्य है, स्वतंत्रता या स्वराज्य, उसकी प्राप्ति के लिए आगे के जो काम हैं जो हमको करने हैं, उनकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी या स्थगन के बाद राष्ट्रवादियों के बीच में भविष्य की स्ट्रैटेजी को लेकर के, रणनीति को लेकर के द्विस्तरीय बहस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मुख्य रूप से दो मुद्दे थे, जिनमें से पहला मुद्दा था निकट भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन की जो भी रूपरेखा है या रणनीति है, वो किस तरीके की होनी चाहिए। और दूसरा जो मुद्दा था वो सत्ता की भागीदारी के प्रश्न से जुड़ा हुआ था, क्योंकि 1937 में प्रांतों के चुनाव होने थे और कुछ लोग इस मत के समर्थक थे कि प्रांतीय चुनावों में हमें प्रतिभाग करना चाहिए और चुनाव जीत करके परिषदों में प्रवेश कर वहां पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी जो भी मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उनको मजबूती के साथ में रखा जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग इस मत से अपनी असहमति भी रखते थे। तो कुल मिलाकर के आगे किस तरीके से काम किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर के लगातार बहस जारी थी। इस पूरी बहस को हम दो चरणों के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो पहले चरण की बहस के बारे में बात करते हैं। इस समय तीन कॉन्सेप्ट थे, तीन तरीके थे, या तीन विचारधाराओं वाले लोग अपने अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर सुझाव दे रहे थे। तो पहला तरीका क्या था? कुछ लोग कह रहे थे कि हमें आगे गांधीवाद की तर्ज पर रचनात्मक रूप से काम करने चाहिए। दूसरा समूह था, वो क्या चाह रहा था कि हमें पुनः संवैधानिक तरीकों की तरफ लौट जाना चाहिए। संवैधानिक तरीकों की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर वही चीज निकल करके आती है जो कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती वर्षों में आपको कांग्रेस के तरीकों में देखने को मिलती है, वही पुरानी प्रार्थना और याचिका वाली पद्धति। तो ये दूसरा वाला जो समूह था, ये चाह रहा था कि हमें संवैधानिक तरीकों से संघर्ष करना चाहिए। इसमें प्रमुख रूप से आसफ अली आते हैं, एम ए अंसारी आते हैं, भूलाबाई देसाई आते हैं। ये लोग इस तरीके से काम करने के बारे में विचार कर रहे थे। और तीसरा जो तबका था, तीसरा जो समूह था, वो चाह रहा था कि अब न तो संवैधानिक तरीकों से संघर्ष करने से काम बनेगा, न गांधीवाद की तर्ज पर रचनात्मक कार्य करने से कोई भी सफलता मिलने वाली। अब सीधे हमें क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। और इस बात को कौन कह रहा था? कांग्रेस के सशक्त वामपंथी विचारों वाले लोग इस मत के समर्थक थे, जिनका नेतृत्व प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जा रहा था? नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। नेहरू के विचार थे, नेहरू कहते थे न केवल भारतीय जनता पे तो पूरे विश्व की जनता के सामने इस समय जो सबसे मुख्य लक्ष्य है वो है पूंजीवाद को पूरी तरीके से समाप्त करना और समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है
उसको स्थापित करना, समाजवाद की स्थापना करना। उन्होंने कांग्रेस की जो रणनीति थी संघर्ष, समझौता, संघर्ष, इसका विरोध किया और संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किया। संघर्ष, समझौता, संघर्ष की रणनीति क्या है? ये जो इस मत के समर्थक थे वो ये कहते थे कि हमें सरकार के सामने पहले एक आंदोलन कर देना चाहिए और आंदोलन करने के बाद में सरकार को हमारी तरफ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर समझौता होगा, कांग्रेस की जो मांगे होंगी या ये जो संघर्ष, समझौता, संघर्ष वाली विचारधारा के लोग हैं इनकी जो मांगे होंगी उनको सरकार मांग लेगी, फिर कुछ समय के लिए हम ठंडे पड़ जाएंगे, उसके बाद में जैसे ही मौका मिलेगा, समय मिलेगा, फिर दोबारा से आंदोलन कर देंगे, संघर्ष कर देंगे और फिर दोबारा से सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार फिर दोबारा से हमारी कुछ मांगों को मान लेगी। तो इसी तरीके से हम अपनी मांगों को मनवाते रहेंगे। लेकिन नेहरू कहते थे कि इस तरीके से टुकड़ों में संघर्ष करने से हमें अपना जो लक्ष्य है, स्वतंत्रता जिसको लेकर के हम चल रहे हैं कि ये हमें जल्दी से जल्दी मिले, स्वराज्य मिले, स्वशासन मिले, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वशासन या स्वतंत्रता की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम निरंतर बिना रुके आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, ब्रिटिश सरकार से लड़ते रहेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं सत्ता में भागीदारी पर सहमति। इस समय भारतीय राष्ट्रवादियों में सत्ता में भागीदारी के मुद्दे को लेकर के असमंजस या मतभेद की स्थिति थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि एक बार फिर से कांग्रेस के बीच में विभाजन की स्थिति पैदा होने वाली है इस मुद्दे को लेकर के। जैसा सूरत विभाजन में हुआ था, दो धड़ों में बट गई थी, नरम दल गरम दल। इसी तरीके से ब्रिटिश सरकार आश्वस्त थी, उसको पूरा विश्वास था कि इस मुद्दे को लेकर के, सत्ता में भागीदारी के प्रश्न को लेकर के, जिसके पक्ष में कुछ लोग थे, विपक्ष में कुछ लोग थे, तो ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि अब फिर दोबारा से वही स्थिति उत्पन्न होने वाली, तो वो इंतजार कर रही थी। लेकिन इस समय पर गांधी जी ने कहीं न कहीं दूरदर्शिता का परिचय दिया और दूरदर्शितापूर्ण नीति अपना करके उन्होंने कांग्रेस को विभाजित होने से बचा लिया। गांधी जी ने काउंसिल में भागीदारी के समर्थकों की मांगों को स्वीकार कर लिया। तो यानी दो जो गुट थे, एक मत कह रहा था, एक समूह जो कह रहा था वो कह रहा था कि हमें काउंसिल में भाग लेना चाहिए, चुनावों में भाग लेना चाहिए। दूसरा जो पक्ष था वो इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था। तो गांधी ने दोनों पक्षों को साधने का प्रयास किया। जो सत्ता में भागीदारी का विरोध कर रहे थे उनमें प्रमुख रूप से वे लोग थे जो कहीं ना कहीं गांधी जी के असह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी ने जिसको स्थगित किया था, उस स्थगन को लेकर के कहीं ना कहीं गांधी जी से नाराज चल रहे थे। ठीक है, तो दोनों पक्षों को गांधी जी ने यहाँ पे साधने का प्रयास किया, काउंसिल में भागीदारी के समर्थकों की मांगों को स्वीकार किया और दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण एवं परिणामों से वामपंथियों को आश्वासन भी दिलाया कि उस समय पर समय के हिसाब से जो किया गया वो समय की मांग थी, समय की जरूरत थी। मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होता है पटना में और इसी अधिवेशन में चुनावों में पार्टिसिपेट करने के लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन किया जाता है। आगे चल करके 1934 में, इसी वर्ष जिस वर्ष ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था, इसी वर्ष गांधी जी कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं 1934 में। गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र क्यों दिया? वही एक मेन रीजन ये मान सकते हैं, वही विचारधाराओं का न मिलना। गांधी जी संसदीय राजनीति के विरोधी थे। पिछले अध्याय में जब हम गांधी और अंबेडकर के बीच में वैचारिक समानता और वैचारिक भिन्नता के बारे में बात करें तो वहां पर आपने पढ़ा है कि गांधी जी संसदीय व्यवस्था के विरोधी थे और बुद्धिजीवी वर्ग जो था या एक जो वर्ग था वो इसके पक्ष में था, संसदीय राजनीति के पक्ष में था। तो गांधी जी का संसदीय राजनीति का विरोध करना और कुछ लोगों का अ, संसदीय गांधी जी संसदीय राजनीति के विरोधी थे जबकि बुद्धिजीवी वर्ग का एक बड़ा तबका इसके पक्ष में था, पहला कारण। दूसरा, बुद्धिजीवी वर्ग का जो दूसरा खेमा था गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से असहमत था। गांधी जी जैसे कहते थे अहिंसा का पालन कीजिए, हैं। दूसरा के चरखा कातना यानी सूत कातना और अपने द्वारा खुद धागे जो बनाए जाते थे उन्हीं से सिले हुए वस्त्र पहनना। चरखा काटने को गांधी जी संसदीय राजनीति के विरोधी थे जबकि बुद्धिजीवी वर्ग का एक बड़ा तबका इसके पक्ष में था। तो पहला मतभेद यहाँ पे था। बुद्धिजीवी वर्ग का दूसरा खेमा गांधी जी के रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा कातना वगैरह इत्यादि से असहमत था। चरखा को गांधी जी के द्वारा राष्ट्र का दूसरा हृदय कहा जाता था। वे अपने आप धागा बनाते थे कपास से और उसी के सिले हुए जो वस्त्र थे वो पहनते थे।
तो ये जो वर्ग था ये मानता था कि इस तरह चरखे कातने से आज़ादी नहीं मिलेगी या स्वतंत्रता हमको नहीं मिलेगी। तो इस विचारधारा से कुछ लोग असहमत थे। समाजवादी गुट की बात करें, जिसका नेतृत्व नेहरू के द्वारा किया जा रहा था, वे भी गांधी की नीतियों से असहमत थे। अतः ये कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी ने कांग्रेस से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने प्रशंसनीय प्रदर्शन किया और भारतीयों के लिए जो रिजर्व सीट्स थी 75 सीट्स, उसमें से 45 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम आता है 1935। इस अधिनियम को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये पारित जो हुआ था, इसके पीछे के उत्तरदायी कारक क्या थे? क्या-क्या प्रमुख कारक थे जिसकी वजह से सरकार को ये भारत सरकार अधिनियम 1935 लेकर के आना पड़ा? फिर इसके फीचर्स देखेंगे, क्या विशेषताएँ थीं और अंत में इसका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिनियम पारित होने की परिस्थितियाँ या प्रमुख कारक। सबसे पहला जो भूमिका निभाई थी स्वराज्य दल ने निभाई थी। स्वराज्य दल ने 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे उनका विरोध किया था। इसके अलावा 1923 के चुनावों में स्वराज्य पार्टी को प्रचंड सफलता मिली थी और इस सफलता का जो लाभ जो था या इस सफलता का जो प्रयोग था, इन्होंने कैसे किया? जो भी सरकार के द्वारा विधेयक लाए जाते थे या सरकारी जो भी कार्य किए जाते थे, उनका विरोध जो है स्वराज्य दल के द्वारा किया गया। साइमन कमीशन की भी इसमें भूमिका रही, जैसे कि 1927 में आपको पता है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और साइमन कमीशन की नियुक्ति करके सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली यह मान लिया कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे 1919 के, वे अपने वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे हैं। इधर नेहरू रिपोर्ट ने भी भारत के लिए एक एकीकृत संविधान या इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत की, जिससे केंद्र और सभी प्रांतों को पूरी स्वायत्तता मिल सके। लॉर्ड इरविन के द्वारा डोमिनियन स्टेट से संबंधित जो घोषणा की गई थी, वो भी कहीं न कहीं इसका आधार बनी और इरविन के द्वारा कहा गया कि भारत में सुधारों का जो चरमोत्कर्ष है, वो डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति है। गोलमेज सम्मेलनों की भूमिका रही। गोलमेज सम्मेलन जिस उद्देश्य से आयोजित किए गए थे, उनसे कोई भी भारत की मुख्य रूप से कह सकते हैं राजनीतिक जो समस्या थी, उसका कोई भी हल उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से नहीं निकला और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन और उस समय की जो कुछ तत्कालीन परिस्थितियां थीं, ये सभी रीजन थे जिसकी वजह से सरकार को 1935 का अधिनियम लाना पड़ा। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। हालांकि इसकी जो प्रोविजंस थे वो लागू नहीं हो पाए थे। अखिल भारतीय संघ की यहाँ पे जो बात हो रही है या जो भी प्रोविजंस की हम यहाँ पे बात करेंगे, उनको इस तरीके से देखेंगे कि वे लागू हुए, इस तरीके से आपको नहीं देखना है। उसमें प्रोविजंस क्या थे या किस चीज की बात की गई थी, उस तरीके से इन चीजों को समझते चलना है। तो इसमें एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, जिसमें सभी प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। लेकिन एक यहाँ पर बड़ी भारी मिस्टेक इनके द्वारा की गई, वो ये की गई कि जो देसी रियासतें थी भारत की, उनको संघ में शामिल होने का विकल्प दिया गया। आप शामिल हो भी सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है शामिल होने की तो मत होइए। तो देसी रियासतों का सम्मेलन जो था वो इसमें वैकल्पिक रखा गया और जो शर्तें बनाई गई रियासतों के संघ में विलय के लिए, उनका उल्लेख एक पत्र के माध्यम से किया गया था और उस पत्र को क्या नाम दिया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, ये संघ जो था हालांकि कभी अस्तित्व में नहीं आया और 1946 तक जो भी सरकार का संचालन था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलता रहा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें संघीय व्यवस्था की बात की गई थी। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को सबसे पहले देखते हैं। कार्यपालिका देखते हैं सबसे पहले। कार्यपालिका का जो प्रमुख माना गया था वो गवर्नर जनरल को बनाया गया था। पूरे संविधान का जो सेंटर था, पूरे संविधान का जो केंद्र था, वो गवर्नर जनरल को बना दिया गया। प्रशासन का दो भागों में विभाजन कर दिया गया। एक सुरक्षित विषय यानी कुछ मामले सुरक्षित विषयों के अंतर्गत रखे गए और कुछ मामले हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखे गए। तो इनके प्रशासन की बात करें तो सुरक्षित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल अपनी जो भी कार्यकारी परिषद होती थी, काउंसिल होती थी, उसकी सलाह के आधार पर करता था और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत जो भी मामले होते थे, उनका जो संचालन किया जाता था या उनका प्रशासन किया जाता था, वो मंत्रियों की सलाह से गवर्नर के द्वारा किया जाता था। कुछ मामलों में गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत निर्णय लेने का भी अधिकार था। उसमें ना तो उसको इनकी सलाह लेनी थी, किसकी? कार्यकारी परिषद की, और ना ही निर्वाचित मंत्रियों की सलाह लेने की आवश्यकता उसको पड़ती थी। यानी कुल मिलाकर के गवर्नर जनरल को कुछ असीमित शक्तियां जो है वो दी गई थी। ठीक है, व्यवस्थापिका की बात करते हैं।
दो सदन की व्यवस्था की बात की गई, एक राज्य परिषद, एक संघीय सभा। राज्य परिषद जैसे वर्तमान समय में राज्यसभा की स्थिति है, और लोकसभा के जैसे ही एक संघीय सभा। ठीक है, राज्य परिषद उच्च सदन होता था, संघीय सभा निम्न सदन। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई। लेकिन इनके जो भी सदस्य होते थे, इनके जो भी मेंबर्स होते थे, उनके निर्वाचन को लेकर के बड़ी ही एक उलट प्रक्रिया यहाँ पर बनाई गई थी। जैसे आज के समय में हम देखते हैं, प्रचलन में हमको क्या देखने को मिलता है, जो मुख्य सदन है हमारा वो लोकसभा है, और लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ पर उल्टी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर राज्य परिषद जो थी, यानी आज के हिसाब से देखें तो राज्यसभा, तो इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करे जाने की व्यवस्था की गई, और जो मुख्य सदन था संघीय सभा यानी लोकसभा जैसा, उसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने की व्यवस्था की गई। राज्य परिषद की बात करते हैं। इसमें राज्य परिषद में जो है मैक्सिमम 260 सदस्यों की व्यवस्था थी, जिसमें से 156 सदस्यों का जो चुनाव होना था वो प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में होना था, और 104 जो सदस्य थे वो रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। इसके एक तिहाई सदस्य जो होते थे प्रत्येक 3 वर्ष बाद में चुने जाते थे, या ऐसे बोल सकते हैं 3 वर्ष बाद रिटायर हो जाते थे। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। संघीय सभा जो कि निम्न सदन था, इसमें 250 सीटों की व्यवस्था की गई, जो कि प्रमुख रूप से प्रांतों की होंगी, और अधिकतम 125 सदस्य ये कहाँ से लिए जाएंगे? रियासतों से लिए जाएंगे। अधिकतम जो उच्चतम सीमा है वो 125 रखी गई। ये कुछ व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि साधारण प्रचलन के विपरीत व्यवस्था इसमें अपनाई गई, जैसे कि निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना, और उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं के द्वारा किया जाना। समस्त विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। ठीक है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध क्या ला सकते थे? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे, लेकिन ये व्यवस्था राज्य परिषद में नहीं की गई थी। राज्य परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था, ये इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा एक और प्रमुख जो गलत काम किया गया इसमें, वो ये किया गया, धर्म आधारित या जाति आधारित जो निर्वाचन की व्यवस्था थी उसको जारी रहने देने की व्यवस्था इसमें की गई। संघीय बजट का 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था, और गवर्नर जनरल को असीमित और विस्तृत अधिकार इसके द्वारा दिए गए थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को हालांकि नाम मात्र की स्वायत्तता दी गई, और प्रांतों का जो प्रशासन था वो किसके अधीन रखा गया? गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। हालांकि गवर्नर जनरल जो था वो एक प्रतिनिधि था, किसका? क्राउन का। जो ब्रिटेन का राजा होता था उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रांतों पर इसका शासन था, गवर्नर का। ठीक है, कार्यपालिका की बात करें तो गवर्नर के द्वारा क्राउन की ओर से समस्त कार्यों का संचालन किया जाता था, और व्यवस्थापिका अगर हम देखें प्रांतों में, तो सांप्रदायिक और अन्य वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था यहाँ पे की गई। मताधिकार में हालांकि वृद्धि की गई, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विषयों का संचालन जो किया जाता था वो मंत्रियों के द्वारा किए जाने की व्यवस्था इसमें की गई, और बजट का अभी भी 40% पार्ट जो था वो मताधिकार से बाहर था। गवर्नर को कुछ शक्तियां थीं, जैसे कि वो किसी भी बिल को लौटा सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, सरकारी कानूनों पर रोक लगा सकता था। अधिनियम की कुछ अन्य प्रमुख बातें देख लेते हैं। इसके अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नए संविधान में संशोधन की शक्ति केवल ब्रिटिश संसद के पास में रखी गई, ये इसका एक बहुत बड़ा दोष था। अगर कोई भी मामले पर, किसी भी तरह के मामले पर संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो वो भारतीयों के हाथ में नहीं था। भारतीय उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। कोई संशोधन अगर कर सकता था तो वो ब्रिटेन की संसद कर सकती थी। ठीक है, इसी के द्वारा बर्मा और अदन को भारतीय प्रशासन से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध नाम के दो नए प्रांत बने, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को किसके अधीन रखा गया? गवर्नर के अधीन रखा गया। मूल्यांकन करते हैं इसका, इस अधिनियम का। प्रांतों में भी गवर्नर को असीमित अधिकार प्रदान किए गए। सांप्रदायिकता में इससे वृद्धि हुई। सांप्रदायिक से वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रहने देने की व्यवस्था इसमें की गई थी। इसने एक अनम्य संविधान प्रस्तुत किया, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने प्रस्तुत किया। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि भारतीय इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते थे। संशोधन की सारी शक्तियां ब्रिटेन की संसद के पास थी। संघीय व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी, यानी संघ बनाने की बात तो की गई, लेकिन उसमें भी एक बात यह डाल दी गई कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहें तो संघ में सम्मिलित हो सकती हैं, न चाहें तो नहीं हो सकती। यानी
उनका निर्णय जो था संघ में शामिल होने का, वो रियासतों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। इस वजह से इस तरीके से कभी भी एक संघ का निर्माण नहीं हो सकता था। केंद्र में द्वैत शासन थोपा गया, और केंद्र में द्वैत शासन इस बात के बावजूद थोपा गया, जबकि पूर्व में आपने देखा कि साइमन कमीशन ने भी ये जो व्यवस्था थी द्वैत शासन वाली, इसको दोषपूर्ण बताया था। इसके बावजूद केंद्र में द्वैत शासन थोपे जाने का जो इसमें प्रावधान था वो किया गया। प्रांतों को नाम मात्र की स्वायत्तता मिली, और कहीं न कहीं भारतीयों के हित से या भारतीयों के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो इसमें नहीं हुई। कुल मिलाकर के भारत के राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा इसके द्वारा की गई। तो राष्ट्रवादियों ने इसे एकदम से अस्वीकार कर दिया और इसके स्थान पर स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाए जाने की डिमांड की, और कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन से एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, वो आगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करेगी। अब यहाँ से इस बहस का द्वितीय चरण देखते हैं। 1937 के प्रारंभ में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई, लेकिन चुनाव के बाद में क्या किया जाएगा ये तय नहीं था। यानी कांग्रेस को अनुमति दे दी गई, भाई चुनाव लड़िए, गांधी जी ने भी उधर से हरी झंडी दे दी, चुनाव लड़िए, लेकिन इसका ही कोई प्लानिंग नहीं थी कि चुनाव में अगर कांग्रेस जीत जाती है, अगर इसको बहुमत मिल जाता है, तो वो सरकार उसको बनानी चाहिए, सरकार नहीं बनानी चाहिए। इसको लेकर के कहीं ना कहीं राष्ट्रवादियों में मतभेद की स्थिति थी। तो दो पक्ष हो गए, एक पक्ष हो गया जो सत्ता में भागीदारी का विरोध कर रहा है, सरकार बनाने का विरोध कर रहा है, और दूसरा पक्ष है जो सत्ता में भागीदारी का समर्थन कर रहा है। दोनों के उद्देश्य एक ही थे, दोनों भारत को ही कह सकते हैं स्वतंत्रता के बारे में या स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तर्क और विचार जो थे वो लोगों के अलग अलग थे। तो पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो सत्ता में भागीदारी का विरोध कर रहे थे। इसमें प्रमुख रूप से नेहरू आते हैं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं, कांग्रेस के सोशलिस्ट और साम्यवादी विचारधारा वाले लोग आते हैं। तो ये सत्ता में भागीदारी का विरोध कर रहे थे। इसके पीछे तर्क क्या दे रहे थे कि सत्ता में भागीदारी का अर्थ एक तरीके से यही होगा कि हमने 1935 के अधिनियम को स्वीकार कर लिया है, जिसको हम स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और इससे कहीं ना कहीं क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो जन आंदोलन है उसका क्रांतिकारी चरित्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये सत्ता में भागीदारी का विरोध करने वालों का तर्क था। सत्ता में भागीदारी का जो समर्थन कर रहे थे, हालांकि वो भी 1935 के अधिनियम का विरोध कर रहे थे। इधर से ये सत्ता में भागीदारी का विरोध कर रहे थे, ये भी 1935 के अधिनियम से असहमत थे, और जो भागीदारी का समर्थन कर रहे थे वो भी 1935 के अधिनियम का विरोध कर रहे थे। तो इस जगह पर दोनों में मतैक्य था, लेकिन तर्क दोनों के अलग अलग थे। तो सत्ता में भागीदारी का समर्थन करने वाले लोग 1935 के अधिनियम का विरोध कर रहे थे, और उसके साथ में क्या कह रहे थे कि सत्ता में भागीदारी का जो हमारा विचार है वो हमारी परमानेंट स्ट्रेटजी नहीं है, ये हमारी अल्पकालिक रणनीति है। और अल्पकालिक रणनीति के रूप में सत्ता में भागीदारी के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जन आंदोलन का कोई और विकल्प हमारे पास नहीं है, कोई भी आंदोलन चालू करने का विकल्प हमारे पास नहीं है। और इस स्थिति में जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम संसदीय संघर्ष ही अपना सकते हैं, यही काम करना हमें उचित लग रहा है। तो ये दोनों के अलग अलग तर्क थे। गांधी जी की स्थिति क्या थी? कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सत्ता में भागीदारी का विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया, लेकिन 1936 के प्रारंभ होने तक वे कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर देने के पक्ष में राजी भी हो गए। पहले विरोध में थे कि भाई सत्ता में भागीदारी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बाद में कुछ स्थितियों को देखते हुए इन्होंने परमिशन दे दी। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और 1935 के अधिनियम को पूरी तरीके से अपने घोषणा पत्र में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने हालांकि किसी भी चुनावी जवाब को यहाँ पे संबोधित नहीं किया था, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा चुनावों में? 1161 टोटल सीटें थी, उनमें से कांग्रेस ने 16 स्थानों पर जो है चुनाव लड़ा। असम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की बात करें तो इसमें कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और इन प्रांतों को छोड़ करके शेष सभी प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। और सरकार बनाने की अगर हम बात करें तो 6 प्रांतों में सरकार का गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया। ठीक है, अब कुछ प्रमुख विचार हैं उनको देख लेते हैं जो कि भारत शासन अधिनियम के बारे में कहे गए हैं। लॉर्ड लिनलिथगो जो कि वायसराय रहे 1936 से 43 तक, उन्होंने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया है क्योंकि हम समझते हैं कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा, हमें एक ऐसी कार थमा दी गई है जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं लेकिन इसमें इंजन का अभाव है। बी आर टॉमलिंसन कहते हैं कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना उपनिवेशी शासन की ओर भारतीयों को आकृष्ट करने की चेष्टा जैसा है।
तो ये हो गया आज का सेशन जिसमें हमने 20वें अध्याय को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब कल आपको 21वें अध्याय से संबंधित जो वीडियो है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास के संबंध में अपने जो भी विचार हैं, सुझाव हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।